नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और सामान्य ज्ञान, पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान, बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था, चरथ भिक्खवे चारिक, हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यप कभी भारत के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। आगे लिखा है, श्रावण महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। आगे दोस्तों प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है गद्यांश के आधार पर। प्रश्न है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी, वैशाली, कुशीनगर, पारसौली। देखिए दोस्तों, गद्यांश में लिखा गया है वैशाली में जन्म लिया और पावा में शरीर त्याग किया। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वैशाली में जन्म लिया का मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। आगे काव्यांश लिखा गया है। इस काव्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए काव्यांश को पढ़ते हैं। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। इसका अर्थ क्या है? देखिए दोस्तों, यह कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है और सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हुए कहती हैं कि वो बचपन की मधुर सरलता और बिना कपट का प्यारा जीवन, वो बचपन क्या फिर लौट सकेगा? क्या मिटा सकेगा मेरे मन का दुख और गहरी पीड़ा? आगे कहती हैं, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। मैं बचपन के यादों में खोकर उसे फिर से बुला रही थी, तभी मेरी, किसे बुला रही थी? बचपन को बुला रही थी। तभी मेरी बेटी की आवाज़ आई, उसकी आवाज़ सुनते ही मेरी छोटी सी कुटिया स्वर्ग के नंदनवन के समान लगने लगी। मतलब कुटिया में आनंद उमड़ उठा। तो आगे दोस्तों प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न का उत्तर बताना है। नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव क्या है आपको यह बताना है। क्या कुटिया सुंदर हो गई, या कुटिया में आनंद उमड़ उठा, या कुटिया में शांति छा गई, या छोटी कुटिया बड़ी हो गई? देखिए दोस्तों, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी का भाव है कि कुटिया में आनंद उमड़ उठा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं। पंक्ति को पढ़कर बताना है कि इसमें कौन सा रस है। पंक्ति है, बोरव सबय रघुवंश कुठार की धार में बारन बज सरथई, बान की वायु उड़ाव के लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समर्थई। इस काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है आपको बताना है। रौद्र रस है, भयानक रस है, या बीभत्स रस है, या वीर रस है? देखिए दोस्तों, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस है। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रौद्र रस का अस्थायी भाव दोस्तों क्रोध होता है। इसको ध्यान रखिएगा। जब विरोधी पक्ष द्वारा दोस्तों किसी व्यक्ति, देश या समाज का अपमान किया जाता है और उसके विरोध में, उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, तो वहां पर क्या होता है? रौद्र रस होता है। तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक। देखिए दोस्तों, छत से ईंट गिरी मतलब कि छत से ईंट अलग हो रहा है। जहां पर अलग होने का भाव प्रकट होता है वहां पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, कारक का चिन्ह आपको याद रखना चाहिए। कारक से भी प्रश्न पूछा जाता है, यूपी टेट, सुपर टेट सभी में पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रि की ध्वनियां हैं। त्रि की ध्वनियां क्या है? ता धन री है, या ता धन रा है, या ता धन री धन आ है, या त्रा धन आ है। देखिए दोस्तों, त्रि की जो ध्वनियां हैं वह आपका है ता धन री।
बराबर त्रि होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तद्भव शब्द क्या है आपको बताना है। कुमार, कुक्कुर, काजल, कोण। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, तद्भव शब्द पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर काजल जो लिखा गया है यह क्या है, एक तद्भव शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे है दोस्तों, त्यक्त शब्द का सही विलोम क्या है आपको बताना है। गृहीत, त्याज्य, तुच्छ, प्रिय। आप लोग कमेंट करके बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, त्यक्त शब्द का सही विलोम होता है गृहीत। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। और यहाँ पर दोस्तों त्याज्य जो लिखा गया है इसका विलोम क्या होता है, त्याज्य का विलोम ग्राह्य होता है। ठीक है, तुच्छ का विलोम क्या होता है, तुच्छ का विलोम दोस्तों महान होता है। और प्रिय लिखा गया है, प्रिय का विलोम क्या होता है, प्रिय का दोस्तों अप्रिय होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा समूह विष्णु के पर्यायवाची शब्दों का है। विष्णु के पर्यायवाची शब्द कौन कौन है। देखिए दोस्तों, चक्रपाणी, चतुर्भुज, शेषशायी, गरुड़ ध्वज, ये सभी दोस्तों विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा क्या है आपको बताना है। पांडित्य है या पंडिताइन है या पठन है या ये सभी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, पंडित से बनी भाववाचक संज्ञा पांडित्य होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। जिस प्रकार से दोस्तों मित्र से मित्रता बनता है वैसे ही पंडित से पांडित्य बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। हस्ताक्षर, समाचार पत्र, चिड़िया, तिजोरी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, हस्ताक्षर शब्द जो लिखा गया है यह सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। और भी बहुत से शब्द हैं दोस्तों, जैसे कि दर्शन, आंसू, प्राण, ये सभी दोस्तों हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हंसना कैसी क्रिया है। सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है। देखिए दोस्तों, हंसना क्या है, एक अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिस क्रिया का फल दोस्तों कर्म पर ना पड़ के कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, उड़ना, भागना, नाचना, ये सभी दोस्तों क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसमें जो है किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, उ प्रत्यय है या आऊ है या ऊ है या उक है। देखिए दोस्तों, टिकाऊ में आपका आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश की संधि क्या है आपको बताना है। ऋषि धन केश है या ऋषि धन केश है या ऋषिक धन ईश है या ऋषि धन ईश है। देखिए दोस्तों, ऋषिकेश की संधि होती है ऋषिक धन ईश। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों किस संधि का उदाहरण है, अगर यह पूछा जाए तो इसका जवाब है दोस्तों यह गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। पतझड़ में समास पूछा गया है, कौन सा समास है, करण तत्पुरुष है या कर्म तत्पुरुष या बहुब्रीहि या द्वंद्व। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में, अर्थात पतझड़, तो पतझड़ का समास क्या होता है, समास विग्रह इसका होता है झड़ते हो पत्ते जिस मौसम में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास है दोस्तों। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जस जो दायक फलचार में छंद है, कौन सा छंद है, दोहा छंद है या सोरठा है या रोला है या बरवय है। तो इसमें दोस्तों आपका दोहा छंद है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। दोहा में क्या होता है दोस्तों, दोहा में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसे याद रखिएगा, पूछा जाता है। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा की बात करते हैं दोस्तों, सोरठा क्या होता है, यह दोहा का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, बरवय की बात करते हैं दोस्तों। बरवय क्या है, बरवय दोस्तों अवधि का छंद है। इसमें 12 और 7 मात्रा पर यति होती है। ठीक है, रोला की बात करें दोस्तों, तो रोला क्या है, रोला में दोस्तों 24 मात्राएं होती हैं। 24 मात्राओं का यह छंद होता है रोला, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, कहावत का सही अर्थ क्या है।
कंगले को किसी हानि की आशंका नहीं होती, या गंभीर रोगी की चिकित्सा संभव नहीं होती, खोई हुई प्रतिष्ठा वापस नहीं मिल सकती, बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता है। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, इसका अर्थ होता है बेशर्म हो चुके व्यक्ति को इज्जत गंवा देने का भय नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए मानो मनो शब्द आ गया है। मनु मानो, मनो मानो, जनु जानो ऐसे शब्द आ जाते हैं तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी परिभाषा क्या होती है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। उपमा की बात करते हैं दोस्तों, उपमा में क्या होता है, तुलना किया जाता है। ठीक है, रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान में अभेद आरोप कर दिया जाता है। ठीक है, अनुप्रास की बात करते हैं तो जहां एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। शब्दकोश में निम्न शब्दों का सही क्रम बताइए। यहां पर आपको सही क्रम बताना है। सही क्रम क्या है, देखिए दोस्तों, पहले आपका विश्वम्भरा आएगा, उसके बाद विश्वस, और उसके बाद विश्वस्त, और उसके बाद विश्वास। यह क्रम आपका बिल्कुल यहाँ पर सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है आपको बताना है। कौवा, कटु, चाचा या व्यंग। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है, कौवा होता है। काकू का अर्थ होता है कौवा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है आपको बताना है। भ्रम, विवाद रहित, बिना हवा वाला, बुराई। देखिए दोस्तों, निर्वात का समानार्थी शब्द होता है बिना हवा वाला। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, विवाद रहित, विवाद रहित का निर्विवाद होता है। ठीक है, समानार्थी शब्द। बुराई का क्या होता है समानार्थी, बुराई का होता है निंदा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। दिया गया है, पैसेज पढ़ना है, उसके बाद नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। चलिए शुरू करते हैं। द महात्माज रिमार्केबल वाइफ कस्तूरबा डिड नॉट ऑब्जेक्ट व्हेन ही फेल टू सेट aside any part of his wealth for the use of herself and their children। महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा ने अपने और अपने बच्चों के उपयोग के लिए अपनी संपत्ति का एक हिस्सा अलग रखने में विफल रहने पर कोई आपत्ति नहीं की। आगे लिखा है, मैरिड इन अर्ली यूथ गांधी एंड हिज वाइफ टुक द वो ऑफ सेलिबेसी आफ्टर द बर्थ ऑफ सेवरल सन्स। युवावस्था में विवाहित गांधी और उनकी पत्नी ने कई पुत्रों के जन्म के बाद ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। आगे लिखा है, ए ट्रॉन्किल हीरोइन इन द इंटेंस ड्रामा दैट हैज बीन दियर लाइफ टुगेदर। गहन नाटक की एक शांत नायिका जो उनके जीवन में एक साथ रहा है। आगे लिखा है, कस्तूराबाई हैज फॉलोड हर हस्बैंड टू प्रिजन। कस्तूराबाई ने अपने पति का जेल में साथ दिया है। शेयर्ड हिज 3 वीक फास्ट, अपने 3 सप्ताह के उपवास को साझा किया है। एंड और फुल्ली बॉर्न हर शेयर ऑफ हिज एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और अपने अंतहीन जिम्मेदारियों को पूरी तरह से वहन किया है। आगे प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न को पढ़कर उत्तर देना है। हाउ डिड कस्तूरबा रिएक्ट टू गांधीज विल। गांधी जी की इच्छा पर कस्तूरबा की क्या प्रतिक्रिया थी। तो क्या प्रतिक्रिया थी, देखिए दोस्तों, सी एक्सेप्टेड हिज डिसीजन विदाउट आर्ग्यूइंग। उसने बहस किए बिना अपना फैसला स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गद्यांश के आधार पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोयम दिया गया है, पोयम को पढ़कर नीचे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पोयम को पढ़ते हैं। द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन, द बर्ड्स आर साइलेंट इन देयर नेस्ट, एंड आई मस्ट सीक फॉर माइन, द मून लाइक ए फ्लावर इन हेवेंस हाई बोर, विथ साइलेंट डिलाइट सिट्स एंड स्माइल्स ऑन द नाइट। आगे लिखा है, फेयरवेल ग्रीन फील्ड्स एंड हैप्पी ग्रोव्स, where flocks have took delight, where flocks have took delight। आगे लिखा है, where lambs have nibbled silent moves, the feet of angels bright। प्रश्न नीचे लिखा है, प्रश्न का उत्तर देना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, द इवनिंग स्टार राइजेज व्हेन, शाम का तारा तब उगता है जब। पोयम में लिखा गया है, आप यहाँ पर देखिए, द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, द इवनिंग स्टार डज शाइन। शाम का तारा चमकता है कब, जब द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, मतलब सूरज पश्चिम में जब अस्त होता है या उतरता है तब शाम का तारा चमकता है।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द इवनिंग स्टार्स राइजेज व्हेन द सन डिसेंडिंग इन द वेस्ट, मतलब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है या उतरता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। फाइंड आउट व्हिच इज द पार्ट्स ऑफ प्रीडिकेट, यहाँ पर आपको बताना है कि विधेय के भाग कौन से हैं। ऑप्शन है एडजेक्टिव है या विधेय का भाग है, या डिटर्मिनर है, या कॉम्प्लीमेंट है, या क्वालिफायर है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट जो लिखा गया है यह क्या है, ये प्रीडिकेट का एक भाग है। किसका भाग है, प्रीडिकेट का। एडजेक्टिव किसका भाग है, ये डिटर्मिनर का भाग होता है एडजेक्टिव। और क्वालिफायर की बात करें तो यह सब्जेक्ट का भाग है, और आपका ये कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये प्रीडिकेट का भाग है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, आइदर मुन्नी और चुन्नी लॉस्ट हर पेन। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, हैज, हैव, हैड या विल हैव। देखिए दोस्तों, जब दो सब्जेक्ट एक साथ जुड़े हों और साथ में वर्ब सिंगुलर में हो तो वहां पर क्या होता है, हैज होता है। यहाँ पर हैज भरा जाएगा, आइदर मुन्नी और चुन्नी हैज लॉस्ट हर पेन। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन एन एडवर्ब, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। एपस, फेस, मीक, फरी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है एपस। एपस का मतलब होता है तेज गति से। यह क्या है, एक क्रिया विशेषण है। फेस का मतलब क्या होता है, फेस का मतलब होता है दोस्तों चेहरा। यह क्या है, फेस एक नाउन है। मीक क्या है, मीक दोस्तों, मीक का मतलब होता है शांत या फिर विनम्र। यह क्या है, एक एडजेक्टिव शब्द है। आगे जो डी ऑप्शन लिखा है फरी, फरी क्या है, इसका मतलब होता है रोष या फिर अत्यधिक गुस्सा आप कह सकते हैं। यह भी क्या है, एक नाउन है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द हेडमास्टर टू स्पीक टू यू, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, वांट्स भरा जाएगा, इज वांटिंग या वाज वांटिंग या नन ऑफ द एबव। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा द हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, मतलब प्रधानाध्यापक आपसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका वांट्स भरा जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉग इज फेथफुल एनिमल, यहाँ पर क्या भरा जाएगा, ए, द, वन, एन। यहाँ पर दोस्तों आपका ए भरा जाएगा। इसका हो जाएगा ए डॉग इज फेथफुल एनिमल, मतलब कुत्ता वफादार जानवर है। देखिए दोस्तों, ए का प्रयोग एक वचन के साथ में किया जाता है, सिंगुलर के साथ में किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है विच वर्ड गोज टुगेदर विथ स्विमिंग टू फॉर्म ए न्यू वर्ड। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा शब्द स्विमिंग के साथ मिलकर एक नया शब्द बनाता है। यहाँ पर क्या होगा, शूट, क्लॉथ, रोब, पूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्विमिंग के साथ दोस्तों आपका पूल शब्द जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, स्विमिंग पूल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोसेसिव केस। यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन पोसेसिव में है। ऑप्शन आपके सामने है आई, मी, यू, माइन। यहाँ पर दोस्तों माइन जो लिखा गया है यह आपका पोसेसिव केस में है। याद रखिएगा, माई हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, योर्स हो गया, माइन, हुज, ये सभी दोस्तों पोसेसिव में होते हैं। गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, विच, दैट, हु, होम। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब सभी ग्लिटर्स सोना नहीं है। यहाँ पर दैट भरा जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो यहाँ तक आपका अंग्रेजी कंप्लीट हो गया। यहाँ से अब आपका संस्कृत शुरू है, तो ध्यान से आप लोग संस्कृत को देखते चलिए। पहला प्रश्न है संस्कृत का, को ध्वनि अघोष महाप्राण अस्ति। कौन सा ध्वनि अघोष महाप्राण है आपको बताना है, घ, छ, ज या ढ। देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण जो होता है वह महाप्राण होता है। यहाँ पर आपका क्या है, छ जो लिखा गया है यह आपका महाप्राण है और अघोष भी है। ठीक है, क्योंकि च के बाद छ आ रहा है, मतलब कि दूसरा वर्ण है वर्ग का, च वर्ग का यह दूसरा वर्ण है, च छ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये अघोष महाप्राण बिल्कुल सही है। आगे गद्यांश लिखा गया है, गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। प्रश्न पूछा है तस्या दुहिता कथमा आसीत, उसकी पुत्री कैसी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे गद्यांश में, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। इसका अर्थ होता है प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री निवास करती थी। तस्या स्वेका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत, मतलब इसका अर्थ होता है इस वृद्ध की एक पुत्री थी जो स्वभाव से अति विनम्र एवं मनोहर थी। तो तस्या दुहिता कथमा आसीत विनम्रा मनोहरा चा, क्या हो जाएगा, विनम्रा मनोहरा चा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, विनम्र और मनोहर थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाणिनि ने किस विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी? नालंदा, तक्षशिला, ओदंतपुरी या वल्लभी? तो यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, महर्षि पाणिनि ने तक्षशिला विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। पाणिनि का दोस्तों प्रधान ग्रंथ है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी इसको ध्यान रखिएगा। अष्टाध्यायी में दोस्तों लगभग 4000 सूत्र हैं। अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में क्या रूप होता है आपको बताना है? माम, मत या मम या अस्मद? तो देखिए दोस्तों, अस्मद शब्द का पंचमी एक वचन में रूप होता है मत। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर माम लिखा गया है। माम दोस्तों यह जो है द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है, और मम जो लिखा गया है यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, और अस्मत जो लिखा गया है यह पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। आगे बढ़ते हैं। चक्रिन ढौक से किस सूत्र का उदाहरण है आपको बताना है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, चक्रिन ढौक से जो है यह अष्टुना अष्टु सूत्र का उदाहरण है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यच्छलेनाभ्युपेतम अस्य पदे संधि विच्छेद अस्ति। यहाँ पर इस पद का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा यच्छलेन धन अभ्युपेतम। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यच्छलेन धन अभ्युपेतम। यह दोस्तों किस संधि का उदाहरण है अगर यह पूछा जाए तो यह दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है। अकः सवर्णे दीर्घा से यहाँ पर दीर्घ संधि है। द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा। इसका पुल्लिंग रूप क्या होगा? द्वे, द्वौ, द्वि, दो। देखिए दोस्तों, द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा द्वौ। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भूतपूर्व पद में समास है। भूतपूर्व पद में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्री, केवल समास या द्वंद्व समास? देखिए दोस्तों, भूतपूर्व पद में केवल समास है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास होता है। यही दोस्तों समास का प्रथम प्रकार का भेद है। ठीक है, केवल समास को दोस्तों लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रथम समास कहा गया है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। तस्मयी पद का विभक्ति एवं वचन है। क्या है? चतुर्थी एक वचन है, या षष्ठी एक वचन, या सप्तमी एक वचन, या सप्तमी बहुवचन? तस्मयी पद में दोस्तों चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। आगे दोस्तों यहाँ पर श्लोक लिखा गया है, श्लोक को पढ़कर उत्तर देना है। तो चलिए श्लोक पढ़ते हैं। अश्वानाम लक्षणम वेगो, गजानाम लक्षणम मदा, चातुर्यम लक्षणम स्त्रीणाम, उद्योगो लक्षणम नृणाम, नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो, ना शोषयति मारुतः। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है उद्योगः केषाम लक्षणम। उद्योग किसका लक्षण है? तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा गया है उद्योगो लक्षणम नृणाम। तो किसका लक्षण है? उद्योग नृणाम का लक्षण है, मतलब पुरुषों का लक्षण है। उद्योग दोस्तों पुरुषों का लक्षण है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नृणाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दोस्तों आपका साइंस शुरू होता है। अब साइंस के 10 प्रश्न देखेंगे, आप लोग ध्यान से देखिए। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन सी एक अदिश राशि है? भार, आवेग, यंग का मापांक, त्वरण। अदिश राशियां किसे कहते हैं दोस्तों? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियां कहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर यंग का मापांक जो लिखा गया है यह क्या है? एक अदिश राशि है। और भी एग्जाम्पल जैसे कि द्रव्यमान, आयतन, ताप, समय, दूरी, ये सभी दोस्तों अदिश राशियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? संचरण, परावर्तन, या फिर अपवर्तन, या वितरण? आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है तो वह प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है? आप लोग बताइए। वेग, हवा का द्रव्यमान, हवा की गति, या तापमान? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, एनीमोमीटर से हवा की गति मापी जाती है। क्या मापा जाता है? हवा की गति मापी जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। एनीमोमीटर की खोज दोस्तों 1845 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। 1845 में एनीमोमीटर की खोज हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर जॉन थॉमस रॉबिन्सन द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है? एल्यूमिनियम, लोहा, स्टील, सोना? यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों एल्यूमिनियम। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण दोस्तों बॉक्साइट से किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है आपको यह बताना है। हाइड्रोजन का परमाणु ट्राइटियम की मात्रा से करीब 1/3 होता है।
ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहते हैं। ड्यूटेरियम के परमाणु में एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? आपका सही जवाब है दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा गलत है। तो गलत आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन है, प्रोटियम हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? ऑप्शन है शुद्ध जल, H2SO4, सोडियम कार्बोनेट या HCl। देखिए दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। 7 से कम जिसका पीएच मान होता है जिस द्रव का दोस्तों, वह अम्लीय होता है। और 7 से अधिक पीएच मान जिस द्रव का होता है वह द्रव क्षारीय होता है। और 7 जिसका होता है वह उदासीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है? ऑप्शन है काकरोच, मनुष्य, चूहा, पक्षी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है काकरोच। काकरोच में खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है। ए ऑप्शन आपका सही है। सभी आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में दोस्तों खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और काकरोच भी इसी संघ का ही प्राणी है। इस संघ के जंतुओं के रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए इन्हें हीमोलिम्फ भी कहा जाता है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? आपको यह बताना है। इंसुलिन, पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज। आपका सही जवाब है दोस्तों एमाइलेज। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। एमाइलेज दोस्तों एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज और माल्टोज में तोड़ देता है। दोस्तों यह पाचन में सहायक होता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। यह एंजाइम दोस्तों प्रोटोजोआ के अलावा प्राणी जगत के सभी सदस्यों में पाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। डार्ट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है? पोलियो, एड्स, हिपेटाइटिस, क्षय रोग। देखिए दोस्तों, डार्ट्स का प्रयोग क्षय रोग के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टियोसोम्स, फैगोसोम्स। देखिए दोस्तों, लाइसोसोम्स को कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। लाइसोसोम्स की खोज दोस्तों क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी। कब की थी अगर यह पूछा जाए तो 1958 में की थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। यह दोस्तों एक सूक्ष्म कोशिकांग होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। उपमंडूक में कौन सा समास है? आप लोग बताइए। बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है या तत्पुरुष समास है या अव्ययी भाव समास है? आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, कूपमंडूक का मतलब क्या होता है? कूपमंडूक का मतलब होता है कुएं का मेढक। क्या होता है? कुएं का मेढक। या आप कह सकते हैं संकुचित अनुभव वाला, या आप कह सकते हैं जिसका ज्ञान सीमित हो, वह क्या होता है? उसे कूपमंडूक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। कूपमंडूक में दोस्तों बहुब्रीहि समास है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न को ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर भी आप लोग बताइए। गुरुदेव शब्द में समास है, कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। देखिए दोस्तों, गुरुदेव, गुरुदेव का मतलब क्या होता है? देव के समान गुरु। गुरु कैसा है? देवता के समान है, देव के समान है। तो यहां पर दोस्तों क्या हो रहा है? विशेषण विशेष हो रहा है। ठीक है, जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो और साथ में विशेषण विशेष भी हो तो वहां पर क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। कलश का पर्याय है। कलश का पर्याय क्या है? जल, कुंभ, पात्र, उपस्कर। कलश का पर्यायवाची क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, कलश का पर्याय होता है कुंभ। क्या होता है? कुंभ होता है। बी ऑप्शन सही है। और भी इसके पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि घड़ा होता है, घट होता है। ये सभी दोस्तों कलश के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और यहाँ पर जल लिखा है दोस्तों, जल जो है पानी का पर्यायवाची है। पात्र जो लिखा है यह बर्तन का पर्यायवाची शब्द है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओघ शब्द पर्यायवाची है। ये किसका पर्यायवाची है? ढेर का, ढोंग का, ढीठ का या डेरा का? यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, ओघ शब्द जो है ये ढेर का पर्यायवाची शब्द है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ढेर के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे कि अंबार होता है, राशि होता है, जमाव होता है, पुंज होता है, ये सभी जो है ढेर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो ध्यान से वीडियो देखते चलिए, ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा।
प्रवृत्ति का विलोम शब्द आपको बताना है दोस्तों। प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है आप लोग बताइए। वृत्ति होता है या अनावृत्ति या निवृत्ति या सदवृत्ति। देखिए दोस्तों, प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है, निवृत्ति होता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, निवृत्ति होता है, इसको याद रखिएगा। और जो प्रवृत्ति लिखा है इसका जो समानार्थी शब्द होता है वह वृत्ति होता है। प्रवृत्ति का समानार्थी क्या होता है, वृत्ति होता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इनका अर्थ क्या होता है, इनका अर्थ होता है आदत। किसका, प्रवृत्ति का। ठीक है, प्रवृत्ति या फिर वृत्ति, इन सभी का अर्थ क्या होता है, आदत होता है। ठीक है, और सदवृत्ति यहां पर लिखा गया है, सदवृत्ति इसका अर्थ होता है अच्छी आदत। ठीक है, और यहां पर लिखा है निवृत्ति, निवृत्ति का अर्थ होता है छुटकारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृषा शब्द का सही विलोम क्या है। वृषा है, तृप्ति है, मृषा है या दिशा है। देखिए दोस्तों, तृषा, तृषा का विलोम शब्द होता है तृप्ति। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है, तृषा का विलोम तृप्ति होता है। और आपसे पूछा जाए मृषा का विलोम बताइए, तब क्या होगा, मृषा का विलोम दोस्तों अमृषा होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दिशा का विलोम पूछा जाए आपसे तो आप कहेंगे दिशाहीन होता है। तो सभी चीज आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों में। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, दही, जीड़, गयंद या गाहक। देखिए दोस्तों, यहां पर जीड़ शब्द जो लिखा गया है यह क्या है, एक तत्सम शब्द है, इसे याद रखिएगा। जीड़ का तद्भव आपसे पूछा जाए तो जीड़ का तद्भव होता है झीना, जिसका अर्थ होता है पुराना। क्या होता है, जीड़ का तद्भव होता है दोस्तों झीना, इसको याद रखिएगा। और यहां पर लिखा गया है गयंद, गयंद का अर्थ होता है दोस्तों हाथी, इसे भी याद रखिएगा। और दोस्तों दही और गाहक ये दोनों तद्भव शब्द हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। दही का तत्सम आपसे पूछा जाए तो दही का तत्सम दधि होता है, और गाहक जो तद्भव शब्द है इसका तत्सम ग्राहक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंह शब्द का तत्सम रूप है, क्या है आप लोग बताइए। श्रृंग, सिंह, श्रृंग या सिंह। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सिंह शब्द का तत्सम होता है श्रृंग। यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, द्वावपी का संधि विच्छेद होगा। द्वावपी का संधि विच्छेद क्या है आप लोग बताइए। द्वधन आवप है या द्वधन अपी है या द्वधन अयापी है या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा द्वधन अपी बराबर क्या होता है, द्वावप होता है। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर सही है। यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर दोस्तों अयादि संधि है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मात्रानंद का संधि विच्छेद क्या है आप लोग बताइए। मातृधन आनंद होता है या मात्राधन आनंद होता है या मातृधन आनंद होता है या मातृधन नंद होता है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब है दोस्तों मातृधन आनंद बराबर क्या होता है, मात्रानंद होता है। यहां पर कौन सी संधि है दोस्तों, मात्रानंद में दोस्तों याद रखिएगा यण संधि है। ठीक है, यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है आपको बताना है। प्रतिश्रुति होता है या ब्याज स्तुति होता है या अनुलोम होता है या अनुश्रुति होता है। क्या होता है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, परंपरा से चली आ रही बात के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होता है अनुश्रुति। क्या होता है, अनुश्रुति होता है दोस्तों। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। प्रतिश्रुति यहां पर लिखा गया है। प्रतिश्रुति किसे कहते हैं, किसी बात के लिए दिया जाने वाला वचन जो होता है वह प्रतिश्रुति कहलाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ब्याज स्तुति लिखा गया है। ब्याज स्तुति दोस्तों निंदा के बहाने स्तुति को क्या कहते हैं, ब्याज स्तुति कहते हैं। यहां पर अनुलोम लिखा गया है। अनुलोम का अर्थ होता है दोस्तों यथाक्रम या फिर ऊपर से नीचे की ओर आने वाले के लिए अनुलोम का प्रयोग किया जाता है। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है आपको बताना है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या उभयलिंग है। आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, कव्वाली शब्द जो है यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। यह दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। यह फारसी भाषा का शब्द है, इसे ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। आगे बढ़ेंगे। काठ मार जाना का अर्थ क्या है आपको बताना है। काठ मार जाना का अर्थ क्या होता है, लाठी से चोट खाना, आश्चर्यचकित हो जाना या मर जाना या संज्ञा शून्य या चेतना रहित हो जाना। यहां पर दोस्तों सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, काठ मार जाना मुहावरे का सही अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर सही है। ठीक है, और दोस्तों यहां पर जो लिखा है मर जाना, मर जाना का अर्थ होता है, इसका मुहावरा है काल के गाल में जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए।
जैसे नागनाथ हो वैसे लोकोक्ति को पूर्ण कीजिए। यहाँ पर पूर्ण करना है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा? जैसे नागनाथ हो वैसे क्या भरा जाएगा? सांपनाथ या रामनाथ या श्यामनाथ या सोमनाथ। देखिए दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? जैसे नागनाथ हो वैसे सांपनाथ। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? जैसे नागनाथ हो वैसे सांपनाथ का अर्थ होता है सबका एक जैसा होना। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे। राजा ने चोर को मृत्युदंड की सजा दी, वाक्य में क्या त्रुटि है आपको बताना है। सजा दी, मृत्युदंड, चोर को राजा ने। देखिए दोस्तों यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। सजा दी जो लिखा गया है यह आपका इसमें त्रुटि है। सजा दी दोस्तों यहां पर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यहां मृत्युदंड जो लिखा गया है यह एक प्रकार की सजा ही है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? राजा ने चोर को मृत्युदंड दिया, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति है, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। तो शुद्ध वाक्य क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों शुद्ध वाक्य है भारत में अनेक जातियां हैं। क्या है? भारत में अनेक जातियां हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है आपको बताना है। नेतृत्व, नेत्री, नेता, नेतानी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों नेता का स्त्रीलिंग होता है नेत्री। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर सही है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है आपको बताना है। बंधु है या बंधुवर्ग है, बंधुए हैं या बंधुओं हैं। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों बंधुवर्ग। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। बंधु शब्द का बहुवचन क्या होता है? बंधुवर्ग होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। अधिकरण कारक, संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक। देखिए दोस्तों कारक का चिन्ह याद होना चाहिए, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। यहां पर दोस्तों देखिए ए राकेश में जो है संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा हुआ है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? संबोधन कारक हो जाएगा। बी ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है आपको बताना है। चारों विकल्पों में शुद्ध क्या है आपको बताना है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों यहां पर लिखा गया है नरक। पहला ऑप्शन देखिए यह बिल्कुल शुद्ध शब्द है। नरक जो लिखा गया है बिल्कुल शुद्ध है, बाकी तीनों ऑप्शन यहां पर अशुद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। यहां पर आपको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। कौतूहल, कौतूहल बिल्कुल शुद्ध है दोस्तों। अनधिकार जो लिखा गया है यह भी आपका शुद्ध शब्द है। निरपेक्ष जो लिखा है यह भी आपका शुद्ध है। पौराणिक जो लिखा गया है यह आपका शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। यहां पर ड़ा में दोस्तों बड़ी की मात्रा जो लगी है यहां पर छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? पौराणिक होना चाहिए। शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ हैं। यहां पर आपको भरना है, क्या भरा जाएगा? सामवेद रहेगा या अथर्ववेद या ऋग्वेद या यजुर्वेद। देखिए दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैतृय ब्राह्मण ये जो है यजुर्वेद से संबंधित है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं। एक शाखा है दोस्तों कृष्ण यजुर्वेद, इसको ध्यान रखिएगा, और दूसरी शाखा है दोस्तों शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दो शाखाएं, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो तैतृय ब्राह्मण लिखा गया है दोस्तों, तैतृय ब्राह्मण यह कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, और शतपथ ब्राह्मण जो लिखा गया है यह शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही है, यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? 1471 में, 1191, 1391 या 1061। देखिए दोस्तों मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज तृतीय से तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन के द्वितीय युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय पराजित हुआ था और उसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों 1192 ईस्वी में हुआ था, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन्होंने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा है? ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, कार्ल मार्क्स, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान। यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों यहां पर आपका सही जवाब है
कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन आपका सही है। कार्ल मार्क्स दोस्तों 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह नहीं कहा है, इन्होंने दोस्तों इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। बाकी सभी यहाँ पर जॉन लॉरेंस, आरसी मजूमदार, सैयद अहमद खान, ये सभी दोस्तों 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। बात करें दोस्तों महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी ने दोस्तों हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है, इन्हें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखा है। और सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न है, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, हेमिस गोम्पा या फिर इसे हेमिस मठ भी कहते हैं, यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में लेह से लगभग 45 किलोमीटर दूर कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में एक छोटा सा कस्बा है हेमिस, वहां पर जो है हेमिस मठ स्थित है। ठीक है, हेमिस मठ दोस्तों तिब्बती स्थापत्य शैली में बना है, जो बौद्ध जीवन और बौद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन है चमेरा बांध जो है यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इसे रावी नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोनोजाइट किसका अयस्क है, ऑप्शन है जर्कोनियम, थोरियम, टाइटेनियम, लौह। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, मोनोजाइट जो है यह थोरियम का एक प्रमुख अयस्क है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। विश्व का दोस्तों 75% थोरियम दक्षिण भारत में पाया जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, रोहतांग दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है, ऑप्शन है बुल्गारिया, सूडान, बेनिन, घाना। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, बुल्गारिया जो लिखा गया है यह एक यूरोपीय देश है, इसको ध्यान रखिएगा। बुल्गारिया की राजधानी दोस्तों सोफिया है। यहाँ पर सूडान, बेनिन और घाना ये सभी दोस्तों अफ्रीकी देश हैं, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, ऑप्शन है शुक्र, बुध, बृहस्पति, मंगल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है, ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। शुक्र ग्रह के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, शुक्र ग्रह को साँझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं और यह सबसे अधिक चमकीला होता है। साथ में दोस्तों इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 123, 121, 125, 127। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है, कब तक बना रह सकता है, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक बना रह सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे। ऑप्शन है राजस्थान और महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, पंचायती राज स्थापित करने वाले 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को, याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया था। और यह भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, यह किसका कथन है। कीन्स का कथन है, मार्शल का, रॉबर्टसन का या जेबीसे का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए।
देखिए दोस्तों, जेबीसी ने कहा था या जेबीसी के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। यह कथन किसका है? जेबीसी का है। पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की, तापमान की। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, पास्कल जो है यह दाब की एक इकाई है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ब्लेज पास्कल दोस्तों एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, इन्हें ध्यान रखिएगा। ब्लेज पास्कल ने दोस्तों दाब का पास्कल नियम दिया था। दाब का पास्कल नियम किसने दिया था? ब्लेज पास्कल ने दिया था, और इन्हीं के नाम पर दोस्तों दाब का मात्रक पास्कल रखा गया है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रकाश वोल्टी सेल होता है, सौर सेल होता है, थर्मल सेल या सल्फर सेल या मोलर सेल। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, प्रकाश वोल्टी सेल जो होता है यह सौर सेल होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है तथा उत्तम ल्यूब्रिकेंट है। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? चारकोल, ग्रेफाइट, हीरा, लैंप ब्लैक। देखिए दोस्तों, कार्बन का वह अपर रूप जो विद्युत व उष्मा का सुचालक है वह आपका है ग्रेफाइट। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। देखिए दोस्तों, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और एक होता है ग्रेफाइट। यहाँ पर दोस्तों ग्रेफाइट जो है यह उष्मा का सुचालक होता है। बी ऑप्शन आपका सही है। यदि माता पिता में रक्त समूह ए गुणे ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यदि माता पिता दोनों में रक्त समूह ए गुणे ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह जो होता है वह होता है या तो ए होगा या तो ओ होगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, ए अथवा ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ताप ज्वर को कम करने के लिए निम्नलिखित कौन सी दवा का इस्तेमाल होता है? ट्रैंक्विलाइजर का, एनेस्थेटिक का, या एंटीपायरेटिक्स का, या एंटीहिस्टामिन्स का। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, ताप ज्वर को कम करने के लिए एंटीपायरेटिक्स दवा का इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। यहाँ पर दोस्तों ट्रैंक्विलाइजर जो लिखा गया है यह एक शांतिदायक दवा है। इसका प्रयोग दोस्तों चिंता, तनाव और मानसिक अशांति से संबंधित बीमारी में किया जाता है। एनेस्थेटिक यहाँ पर जो लिखा गया है यह एक निश्चेतक दवा है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थों के प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप मृत्यु हो सकती है। वे दो पदार्थ कौन से हैं आपको बताना है। आर्सेनिक कैडमियम, सल्फर क्लोरीन, मरकरी साइनाइड, मरकरी सल्फर। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, खतरनाक कचरों में पाए जाने वाले दो रासायनिक पदार्थ मरकरी व साइनाइड, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। मरकरी व साइनाइड हैं जिनके प्रत्यक्ष प्रभाव के फलस्वरूप दोस्तों क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य दक्षिण चीन सागर में भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास संपन्न किया है? चीन, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया। देखिए दोस्तों, 2 से 4 सितंबर 2021 के मध्य भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच सिम्बेक्स नामक द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। 1 से 11 सितंबर 2021 के बीच 78वां वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वेनिस शहर इटली में किया गया। इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया? जोकर, फ्रोजन 2, हैपनिंग, द लायन किंग। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है हैपनिंग। हैपनिंग फिल्म को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन पुरस्कार दिया गया है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस संगठन को यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? देखिए दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान को यूनेस्को किंग सेंजोंग साक्षरता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया मेथनॉल उत्पादन संयंत्र जो कि उच्च राख कोयला गैसीकरण पर आधारित है, इसकी स्थापना कहाँ की गई है? हैदराबाद में, चेन्नई में, तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु में। यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के अनुसार कितने बच्चों का मापदंड मानकर सरकारी सेवाओं में छूट प्रदान की जाएगी? 1 बच्चे का, 2 बच्चों का, 3 बच्चों का, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 का मसौदा तैयार किया गया। इसके अनुसार दोस्तों 2 बच्चों का मापदंड मानकर सरकारी सेवाओं में छूट प्रदान की जाएगी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका है आपको बताना है। आप लोग सही जवाब बताइए, इसका सही जवाब क्या है? 1/3 भाग, या 2/3, या 3/4, या आधा भाग।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब है पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। इसको याद रखिएगा, 3/4 का मतलब होता है कुल 71% भाग दोस्तों यह जल से ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, पेड़ पौधे वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं क्योंकि ये वायुमंडल से अवशोषित करते हैं। क्या अवशोषित करते हैं आपको बताना है। CO2 गैस अवशोषित करते हैं, या NO2, या O2, या SO2। देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे जो होते हैं वह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवशोषित करते हैं, मतलब कि CO2 गैस अवशोषित करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले या उत्सव को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन है बटेश्वर मेला, नैना देवी मेला, कुंभ मेला, या सिंहस्थ मेला। देखिए दोस्तों, कुंभ मेला जो है इसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा, कुंभ मेला 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ठीक है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है आपको बताना है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, या मिलाप ग्लेशियर से। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यहां पर दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और यह दोस्तों भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य थे। ऑप्शन है पंडित नेकीराम शर्मा, सर छोटू राम, श्री रणबीर सिंह हुड्डा, श्री शेर सिंह। देखिए दोस्तों, संविधान सभा के सदस्य श्री रणबीर सिंह हुड्डा भी थे, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय झंडे के बारे में निम्न कथनों का सावधानी पूर्वक अवलोकन कीजिए। यहाँ पर कथन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है, सबसे ऊपर केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है, बीच में सफेद रंग शांति का प्रतीक है, यह भी आपका सही है। मध्य में चक्र शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है। चक्र दोस्तों शांति व खुशहाली का प्रतीक नहीं है, यह प्रगति का सूचक होता है चक्र। ठीक है, तीसरा आपका गलत है। नीचे हरा रंग शांति एवं खुशहाली का प्रतीक है, यह आपका सही है। पहला, दूसरा, चौथा आपका सही है, तीसरा आपका यहाँ पर गलत है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा सत्य है और तीसरा गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। आप लोग बताइए, 1978 में, 1980 में, 1985 में, 1986 में। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ऑप्शन है NH2, NH3, NH7, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 है, इसको ध्यान रखिएगा, NH44 है। पहले इसका नाम NH7 था, वर्तमान में इसका नाम NH44 हो गया है, इसलिए आप लोग NH44 को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। दामोदर चापेकर, VD सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। देखिए दोस्तों, अभिनव भारत की स्थापना VD सावरकर ने की थी। इनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर है। ठीक है, तो VD सावरकर का मतलब विनायक दामोदर सावरकर। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। राजा राम मोहन राय को दोस्तों भारत में नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है, सुधार आंदोलनों का प्रवर्तक भी माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका बाल विकास शुरू होता है, तो बाल विकास के प्रश्नों को आप लोग अच्छे से देखिए। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। यहाँ पर दोस्तों आपको मानव विकास का क्रम बताना है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव विकास के अंतर्गत पहले शारीरिक विकास होता है, उसके बाद संज्ञानात्मक विकास, उसके बाद संवेगात्मक विकास और उसके बाद सामाजिक विकास। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। मानव विकास का सही क्रम आप लोग याद रखिएगा, सही क्रम से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, उसके बाद सामाजिक विकास होता है। चलिए अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। यहाँ पर दोस्तों निषेचन प्रक्रिया से संबंधित क्रम दिया गया है, आपको बताना है कौन सा क्रम सही है। देखिए दोस्तों, गर्भाधान क्रिया के दौरान सबसे पहले क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं। इनके मिलने से दोस्तों क्या होता है, युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों ब्लास्टोसिस्ट की क्रिया के द्वारा शिशु का निर्माण होता है। इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन में जो क्रम दिया गया है यह बिल्कुल सही है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन दिया गया है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है, आपको बताना है। गेट्स व अन्य, मॉर्गन और गिलीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। देखिए दोस्तों, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह गेट्स व अन्य का कथन है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीखने के नियम दिए हैं। ऑप्शन है पॉलो ने, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने। देखिए दोस्तों, सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। थॉर्नडाइक दोस्तों यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम बताए थे। पहला नियम इन्होंने बताया था तत्परता का नियम, दूसरा बताया था इन्होंने प्रभाव का नियम, और तीसरा बताया था इन्होंने अभ्यास का नियम। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वाटसन द्वारा, वुडवर्थ द्वारा, कोहलर द्वारा या गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। देखिए दोस्तों, SOR ये जो है वुडवर्थ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन है वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना। देखिए दोस्तों, किसी भी सूचना में अंतर करना या फिर विभेद करना संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर करना दोस्तों यह संज्ञानात्मक क्रिया के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। पहला है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों, ये प्रतिभावान छात्रों की विशेषता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। ऐसे बालक जिनकी बुद्धिलब्धि दोस्तों 130 से अधिक होती है, उन बालकों को प्रतिभावान बालक की श्रेणी में रखा जाता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है। ऑप्शन है श्रव्य साधन, दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, वे साधन जिसमें बालक की दृश्य ज्ञानेंद्रियां प्रेरित होती हैं उन्हें दृश्य शिक्षण सामग्री कहते हैं। देखिए दोस्तों, श्यामपट्ट जो लिखा गया है यह आपका दृश्य साधन है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। ऑप्शन है निदानात्मक परीक्षण, स्क्रीनिंग परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। देखिए दोस्तों, गणित के अधिगम निर्योग्यता का आकलन निदानात्मक परीक्षण के द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है, इसलिए आपका यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे किस विद्यालय में रखना चाहिए। पहला है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, या उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, या उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, या विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। आप लोग बताइए यहाँ पर सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसा बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसको दोस्तों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के सीखने के समान अवसर मिलना चाहिए ताकि उसका समुचित विकास हो सके। इसके लिए दोस्तों उसे विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ऑप्शन है, उसे पहली पंक्ति में बिठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, या उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अति सक्रिय बालक को सही दिशा देने के लिए उसे सही निर्देशन की आवश्यकता होती है, और दोस्तों ऐसे बालक को कक्षा के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है, जैसे कि उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देना चाहिए। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य होते हैं। ऑप्शन है, रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जिला चिकित्सालय के प्रमुख कार्य के अंतर्गत रोगों का निदान करना, उपचार करना, परामर्श देना, ये सभी आते हैं, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है।
प्रतीकात्मक विचार को, या अहम केंद्रित चिंतन को, या कार्य कारण को, या विपर्य चिंतन को। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, किसी अन्य वस्तु की उपस्थिति में किसी कार्य के होने के संबंध को कार्य कारण संबंध कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बच्ची द्वारा यह कहना कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बच्ची की यह समझ दोस्तों कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है, आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। आकलन एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू में और अंत में। आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी बाह्य एजेंसी के द्वारा कराना चाहिए। आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है, यहाँ पर आपका सही जवाब है दोस्तों, आकलन जो होता है वह शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको यह बताना है। पहला है, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता हैं। तो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते हैं दोस्तों, सक्रिय होते हैं। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है। बच्चे समस्या समाधान करता हैं, यह तो आपका सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं, यह भी आपका सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक हैं, यह भी आपका सही है। इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी सी डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं। किसकी ओर संकेत करती हैं आपको बताना है। वे कैसे सीखते हैं, शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर की ओर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां वे कैसे सीखते हैं इसकी ओर संकेत करती हैं। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न ध्यान से देखिए। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा के कारण रोता है, किसके कारण रोता है आपको बताना है। वियोग दुश्चिंता के कारण रोता है, या सामाजिक दुश्चिंता के कारण, या संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण, या अजनबी दुश्चिंता के कारण। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोता है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण क्या करता है आपको बताना है। क्या अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, या पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, या एक दिशी रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरण जो होता है यह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है या रुचि उत्पन्न करता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय, या प्रतियोगिता, या अर्थपूर्ण संबंध, या माता पिता की ओर से दबाव। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति का किसी विषय वस्तु, घटना या परिस्थिति से अर्थपूर्ण संबंध स्थापित हो जाता है तो वह आंतरिक रूप से दोस्तों प्रेरित होकर कार्य करता है, जो अधिगम को सकारात्मक प्रकार से दोस्तों प्रभावित करता है। इसलिए आपका यहाँ पर अर्थपूर्ण संबंध बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण संबंध जो है अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है। स्तंभाकृत, आवृत्ति बहुभुज, संचयी आवृत्ति, रेखा चित्र। देखिए दोस्तों, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वह स्तंभाकृति कहलाता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। तिरंगा में कौन सा समास है आपको बताना है। ऑप्शन है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास। यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, तिरंगा जो लिखा गया है यह एक संख्यावाची शब्द है। याद रखिएगा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची हो और उससे एक समूह का बोध हो तो वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। यहां पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है आपको बताना है। प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म, सपरिवार। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, प्रिय सखा, प्रिय सखा जो लिखा गया है यह आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद या उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है, तो सखा कैसा है, प्रिय है। यहां पर दोस्तों कर्मधारय समास है। बात करेंगे कामचोर की। कामचोर मतलब काम से चोर, यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है,
आजन्म की बात करते हैं, आजन्म का मतलब जन्म पर्यंत, ये जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। सपरिवार की बात करते हैं, जो परिवार के साथ हो, यह दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है, प्रिय सखा। चलिए अगला प्रश्न है, अतनु का पर्यायवाची शब्द क्या है, आपको यह बताना है। आप लोग बताइए इसका सही जवाब क्या है। ईश्वर, कृष्ण, कामदेव, वसेठ। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, अतनु का पर्यायवाची शब्द है कामदेव। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अतनु के और भी पर्यायवाची शब्द होते हैं, जैसे कि मदन होता है, पंचसर होता है, मार होता है, मनमथ होता है, मनसिज होता है। ये सभी दोस्तों अतनु के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्नों का उत्तर आपको बताना है और लास्ट में स्कोर भी बताना है। प्रतारक किसका पर्यायवाची शब्द है। ठग का, टेक का, टीका का, डर का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, प्रतारक जो लिखा गया है यह ठग का पर्यायवाची शब्द है। यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन सही है। इसके अन्य पर्यायवाची की बात करें तो जैसे वंचक होता है, प्रवंचक होता है, जालसाज होता है, ये सभी दोस्तों इसके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम क्या है, आपको बताना है। गहरा, छिछला, समतल, उभार। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है उथला शब्द का विलोम गहरा है। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आविर्भूत, आविर्भूत का सही विलोम शब्द क्या है, आपको बताना है। अनास्था, अनेकता, तिरोभूत, अनावृष्टि। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, आविर्भूत का सही विलोम शब्द होता है तिरोभूत। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। बात करें दोस्तों अनास्था की, अनास्था का विलोम क्या होता है। इसका विलोम दोस्तों आस्था होता है, इसको याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों अनेकता की, अनेकता का विलोम दोस्तों एकता होता है, इसे भी याद रखिएगा। अनावृष्टि का विलोम क्या होता है। अनावृष्टि का विलोम दोस्तों अतिवृष्टि होता है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जामुन का तत्सम रूप क्या है, आपको बताना है। यामुन, यामुड़ या जम्बू या जाम्बूड़। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, जामुन शब्द क्या है। जामुन एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, जम्बू होता है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार शब्द का तत्सम क्या है, आपको बताना है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। यहां पर आपका सही जवाब क्या है, आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, श्रृंगार, श्रृंगार का तत्सम रूप होता है श्रृंगार। सी ऑप्शन जो लिखा गया है श्रृंगार, यह बिल्कुल आपका सही है। श्रृंगार का तत्सम होता है श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार दोस्तों एक तद्भव शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, गवीस में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, आपको बताना है। दीर्घ संधि है, गुण संधि है, यण संधि है या अयादि संधि है। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, गवीस का संधि विच्छेद होता है गोधन ईस। क्या होता है, गोधन ईस बराबर गवीस। इसमें दोस्तों कौन सी संधि है, अयादि संधि है, इसको याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि का उदाहरण है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। स्वर संधि का उदाहरण है अन्वय, किंचित, तद्रूप, नीरस। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, यहां पर आपका सही जवाब है अन्वय। ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अन्वय का संधि विच्छेद होता है अनुधन अय बराबर अन्वय। दोस्तों यह यण स्वर संधि का उदाहरण है। किसका है, यण स्वर संधि का उदाहरण है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, जहां दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न हो वहां स्वर संधि होती है। ठीक है, बात करेंगे किंचित की। किंचित में दोस्तों कौन सी संधि है, तो किंचित में दोस्तों व्यंजन संधि है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है, किम धन चित बराबर किंचित। तद्रूप की बात करते हैं। तद्रूप दोस्तों इसमें व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद होता है तद धन रूप बराबर तद्रूप। बात करेंगे नीरस की। नीरस का संधि विच्छेद होता है निह धन रस बराबर नीरस। यह दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियोक्ता, अपराधी, अभियुक्त या वादी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, जिस व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं, अभियुक्त कहते हैं। सी ऑप्शन आपके यहां पर सही है। अपराधी लिखा गया है, अपराधी का अर्थ होता है दोस्तों अपराध करने वाला। जो अपराध करने वाला होता है उसे अपराधी कहते हैं। और दोस्तों वादी, यहां पर वादी लिखा है, वादी होना चाहिए। वादी का अर्थ होता है दोस्तों वह जो किसी के विरुद्ध वाद पेश करे या मुकदमा पेश करे। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, आपको बताना है। पथ आहार, पाथेय, अल्पाहार, नाश्ता। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को पाथेय कहते हैं। बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अल्पाहार लिखा गया है, अल्पाहार का मतलब होता है बहुत कम भोजन करना।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट करना, चमक का गायब होना। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, कलई खुलना इस मुहावरे का सबसे उपयुक्त अर्थ होता है भेद प्रकट करना। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हालत पतली होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है आपको बताना है। दुबला पतला होना, बीमार होना, कंजूस होना, आर्थिक स्थिति खराब होना। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, हालत पतली होना मुहावरे का अर्थ होता है आर्थिक स्थिति खराब होना। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया संबंधित शुद्ध वाक्य बताइए। पहला है, वह सोते सोते जाग पड़ा, वह सोता सोता जाग पड़ा, वह सोते साते जाग पड़ा, वह सो सोकर जाग पड़ा। यहां पर शुद्ध वाक्य क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर शुद्ध वाक्य है आपका वह सोते सोते जाग पड़ा। ए ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल शुद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताना है कौन सा वाक्य सही है। पहला है, बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती हैं। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, यहां पर सही जवाब है बैल और बकरी घास चरते हैं। यह बिल्कुल शुद्ध है, बैल और बकरी घास चरते हैं, शेष तीनों अशुद्ध हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है आपको यह बताना है। ऑप्शन है हाथिन, हाथिनी, हथनी या हाथिनी। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, हाथी का स्त्रीलिंग शब्द होता है हथनी। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है आपको बताना है। अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या कर्म कारक। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। देखिए दोस्तों, वह अगले साल आएगा, इसमें दोस्तों अधिकरण कारक है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। अधिकरण कारक का चिन्ह होता है दोस्तों में और पर। कारक चिन्ह याद रखिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। देखिए दोस्तों, यहां पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक किसे कहते हैं। क्रिया आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर वह अगले साल आएगा, इसमें आपका अधिकरण कारक है। अगला प्रश्न है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है आपको यह बताना है। निरनुनासिक, छिद्रान्वेषी, गत्यर्थ या अंतश्चेतना। यहां पर आपको बताना है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। देखिए दोस्तों, निरनुनासिक यह भी आपका शुद्ध है, गत्यर्थ भी शुद्ध लिखा गया है, अंतश्चेतना भी शुद्ध लिखा गया है, छिद्रान्वेषी जो लिखा है यह आपका अशुद्ध है दोस्तों। ठीक है, छिद्रान्वेषी कैसा होना चाहिए। छिद्रान्वेषी दोस्तों, छिद्रान्वेषी स जो है ये वाला स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा होना छिद्रान्वेषी। तो यहां पर आपका बी ऑप्शन गलत है, यही आपको बताना था। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। यहां पर महात्म्य जो लिखा गया है यह अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा आप लोग बताइए। महात्म्य होगा या महात्म्य होगा या महात्म्य होगा या महात्म्य होगा। यहां पर आपका सही जवाब क्या है। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों महात्म्य होगा। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना चाहिए। यहां पर बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, सैंधव का आशय निम्न में से कौन नहीं है। नमक, सोना, घोड़ा, समुद्र। यहां पर आपका सही जवाब क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, सैंधव का आशय नमक भी होता है, घोड़ा भी होता है, समुद्र भी होता है, लेकिन सैंधव का सोना से कोई संबंध नहीं है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे गद्यांश लिखा गया है, गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश में लिखा गया है, लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया। उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात है। पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया। उसने अपनी आत्मा की अपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग के बाद का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतरदर्शी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता है। तो यहां पर दोस्तों आपको नीचे प्रश्न लिखा गया है, प्रश्न का उत्तर आपको देना है गद्यांश के आधार पर। प्रश्न है,
लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? गद्यांश के आधार पर आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन है रामचंद्र की सेवा के लिए, पिता की आज्ञा के कारण, भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण, उर्मिला से दूर जाने के लिए। यहां पर आपका सही जवाब है दोस्तों, गद्यांश के आधार पर भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण लक्ष्मण राम के साथ वनवास गए। यहां पर सही ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लेखक को क्या दुख है आपको बताना है। रामचंद्र राजपाट छोड़कर वनवास को चले गए, लक्ष्मण भी भाई राम के साथ वनवास को चले गए, उर्मिला का लक्ष्मण से वियोग हो गया, रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है। तो यहां पर आपका सही जवाब क्या है? देखिए दोस्तों, लेखक को यह दुख है कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा है। डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया है आपको यह बताना है। लक्ष्मण से विवाह किया, या अपनी बहन सीता का वियोग सहा, यह तो बलिदान है। ठीक है, क्या नहीं बलिदान दिया है आपको यह बताना है। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, यह भी इनका एक बलिदान ही है। सांसारिक सुखों का त्याग किया, यह भी इनका एक बलिदान है। तो क्या नहीं है? लक्ष्मण से विवाह किया, या कोई बलिदान नहीं। पाई है एक, पाई क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न आसान है, लेकिन यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको जरूर देखिए। देखिए दोस्तों, पाई क्या है? परिमेय संख्या है, या अपरिमेय संख्या है, या अभाज्य संख्या है, या पूर्णांक है। आपका जवाब यहां पर होगा दोस्तों, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होती हैं, जिन्हें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जिन्हें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जैसे आपका क्या हो गया? पाई हो गया। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, √2 हो गया, या √3 हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? ये सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पर परिमेय संख्या लिखा गया है। परिमेय संख्या दोस्तों, जिन्हें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप देखेंगे 5/6, यह क्या है? यह दोस्तों एक परिमेय संख्या है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 2/3 लेते हैं। 2/3 क्या है? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, या फिर 9/7, यह भी परिमेय संख्या है। और माइनस में लेते हैं, जैसे कि -5/3, यह क्या है? यह भी आपका परिमेय संख्या है। तो आप समझ गए होंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन्हें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वह परिमेय संख्या होती हैं। जिन्हें p अपान क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, वह अपरिमेय संख्या होती हैं। तो यहाँ पर पाई क्या है? पाई भी दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, इसको याद रखिएगा। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखेंगे। मान ज्ञात कीजिए 37.188 भागे 3.6। इसको हल करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 37.188 बटा लिखेंगे 3.6। इसको सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर क्या है? 3 अंक पर दशमलव लगा है। तो पहले क्या करेंगे? दशमलव हटाने के लिए पहले 37,188 को ऐसे ही लिखेंगे, बटा लगाएंगे। ये 3.6 है, दशमलव हटा के यहाँ 36 लिखेंगे। देखिए दोस्तों, ऊपर 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे 3 जीरो बढ़ा देते हैं, और नीचे 1 अंक पे दशमलव है तो ऊपर 1 जीरो बढ़ा देते हैं। अब इसको आसानी से सरल कर सकते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 36 तो है, यह 36 से कटेगा। 36 से करनम 36, और यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ पर नीचे 100 हो गया। ठीक है, क्या हो गया? 100 हो गया। अब 36 से भाग करेंगे इसमें 37,188 में, यहाँ पर भाग करिए। 36 से करनम क्या होता है? 36 से करनम 36 होता है, 1 37 होता है। ठीक है, तो 1 का 37 का मतलब 11 बन गया। 11 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे? 0 बार ले जाएंगे। अब क्या बन जाएगा? 8 भी ले लेंगे तो 118 बन गया है। 118। अब 36 तीन कितना होता है? 36 तीन 108 होता है। 108 10 18, अभी 10 ज्यादा है तो 10 जो है ये 8 में आके जुड़ जाएगा तो 108 हो जाएगा। फिर भाग जाएगा 36 तीन 108। आपका कितना आ गया मान? यहाँ पर देखिए 1033 हो गया ऊपर, और नीचे आपका 100 आ गया। अब 1033 में 100 का दोस्तों भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? 10.33। यह आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा 10.33। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। किसी संख्या का 16% जब 21 जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। लिखेंगे माना संख्या बराबर क्या है? माना संख्या बराबर है x। ठीक है, x मान के इसको सॉल्व करेंगे। माना संख्या x है, कह रहा है संख्या का 16%, तो x का 16% लिखेंगे, x गुणे 16/100। ठीक है, कह रहा है इसमें 21 जोड़ा जाए तो इसमें 21 जोड़ देते हैं। आगे तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, बराबर वही संख्या प्राप्त होती है, तो बराबर x लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए।
4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पर में 100, ऊपर कितना बचा 4x बटा 25। और यहाँ पर देखिए दोस्तों x को पक्षांतर करके x के बगल में ले आएंगे तो -x हो जाएगा, और बराबर जो है +21 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो -21 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे दोस्तों, चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 4x बटा 25 -x, इसमें क्या करेंगे हम 25 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा 4x माइनस यहाँ पर जो है 1 5 से हमें 25 तो 25 का x में गुणा हो जाएगा 25x हो जाएगा। 4x माइनस 25x बटा 25 और बराबर ये -21। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x जो है माइनस हो जाएगा 25x में तो कितना बचेगा -21x बचेगा। -21x बटा 25 बराबर -21, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -21 गुणे 25 हो जाएगा। यहाँ जो भाग है 25 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा और बटा, और यहाँ -21 ये नीचे हो जाएगा तो 21 और 21 कट जाएगा, -21 और -21 कट जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपका 25, यहाँ पर x बराबर 25 आंसर हो गया। ठीक है, तो 25 यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है, वस्तु का लागत मूल्य बताइए। माना लागत मूल्य क्या है, माना लागत मूल्य है x रुपये। ठीक है, x मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 25% लाभ कमाता है, किस पर, लागत मूल्य पर 25% लाभ कमाता है, तो लिखेंगे x गुणे 25% किस पर लाभ कमाएगा, 100 पर लाभ कमाएगा तो लिखेंगे 125, 100 में 25 जोड़ देंगे 125 बटा 100 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर देखिए अंकित मूल्य 500 है और इस पर दुकानदार 5% की छूट देता है तो लिखेंगे 500 गुणे 5% की छूट 100 में देगा, 100 में 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 95, 95 बटा 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, x बराबर हो जाएगा 500 गुणे 95 बटा 100 ऐसे ही रहेगा और गुणे यहाँ पर देखिए 125 बटा 100 है, 75 कर लेंगे तो 100 बटा 125 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सरल करेंगे 25 पंचे 125 हो गया और यहाँ 25 दूनी 50 हो गया, 2 लिख देंगे और यहाँ पर 1 0 बचेगा 20 हो जाएगा। 5 से ये कट जाएगा 20, 5 चौक 20, 4 आ गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 4 का 95 में गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20 की 0 हासिल 2, 4 9 36, 36 2 38, 380 दोस्तों आपका यहाँ पर आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। इस प्रकार के सवाल दोस्तों सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है, याद रखिएगा, n1 - 1 अपान t1 बराबर होता है n2 - 1 अपान t2। इस सूत्र को याद रखिएगा। यहाँ पर n1 का मान दिया है 2 गुना, लिखेंगे n1 बराबर दिया है 2 और t1 बराबर यहाँ पर दिया है 8 वर्ष मतलब 8 लिखेंगे और n2 यहाँ पर क्या दिया है, n2 दिया है 4 गुना मतलब 4 लिखेंगे और t2 आपको यहाँ पर समय आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको। अब देखिए n1 बराबर क्या है 2 है, लिखेंगे 2 माइनस 1 बटा t1 का मान क्या है 8 है, लिखेंगे 8 बराबर n2 का मान क्या है 4 है, लिखेंगे 4 माइनस 1 बटा t2 का मान ज्ञात ही करना है तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। इसको सॉल्व करिए, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 1 बटा 8 और बराबर 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 बटा t2। तिरछा गुणा कर लेंगे, t2 का 1 में गुणा कर लेंगे तो t2 बराबर हो जाएगा 8 त्रिक 24, 24 यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है, 24 वर्ष। तो इस प्रकार के सवाल ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है आपको बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र होता है, याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है दोस्तों √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, √3/4 गुणे भुजा क्या है, भुजा यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दिया है तो 20 का स्क्वायर करेंगे, 20 का स्क्वायर का मतलब 2 बार 20 लिखेंगे, √3/4 गुणे 20 गुणे 20, 4 पंचे 20 ये कट गया, 20 पंचे 100 क्या हो गया 100√3, यहाँ पर आपका आंसर हो गया 100√3। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा तथा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें क्या बन जाएगा, सूत्र बनेगा इसमें देखिए, रास्ते सहित
रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल माइनस, इसमें माइनस करेंगे किसका, पार्क का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब पूरा रास्ता सहित पार्क का क्षेत्रफल माइनस पार्क का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें समझिए आप, यहाँ पर एक पार्क दिया गया है, इसकी लंबाई 45 मीटर है, चौड़ाई 30 मीटर है, इसके बाहर 2.5 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना हुआ है। आपको केवल इसी रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका तभी निकलेगा जब रास्ते सहित पूरे पार्क का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें माइनस करेंगे आप पार्क के क्षेत्रफल को। ठीक है, तभी रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए। देखिए दोस्तों, आयत, ये आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां पर आप देखेंगे रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल, यहां पर देखिए पार्क की लंबाई क्या है, 45 मीटर है, रास्ते की चौड़ाई क्या है, 2.5 है, तो दोनों तरफ इधर 2.5 और इधर 2.5, मतलब कि 5 मीटर 45 में और जुड़ जाएगा, तो 45 5 50, लंबाई क्या हो जाएगी 50 गुणे, यहां पर देखिए चौड़ाई क्या है 30 है, 30 चौड़ाई है, तो रास्ते 2.5 मीटर है, इधर भी 2.5 है और इधर भी 2.5 है, तो 5 इसमें भी जुड़ जाएगा, 30 5 35 हो जाएगा, लिखेंगे 35। ठीक है, अब ये जो है रास्ते सहित पार्क का क्षेत्रफल है 50 गुणे 35, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहां तक समझ गए, माइनस लगाएंगे पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई 45 है, तो 45 ही लिखेंगे, इसमें जोड़ेंगे नहीं, केवल पार्क का ही बताना है, गुणे 30 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, 50 का 35 में गुणा करेंगे, 45 का 30 में करेंगे। चलिए गुणा करिए, 5 5 25, 25 की 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 17 और यहाँ 0 है, 1750 हो गया, माइनस 45 का 30 में गुणा करेंगे, 3 5 15 की 5 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, यहाँ 0 है, 0 लगा देंगे, 1350 हो गया। तो 1750 में 1350 माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 400 मीटर स्क्वायर। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। एक आयताकार टंकी की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 2.4 मीटर, गहराई 1 मीटर है। आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन क्या होगा, आपको बताना है। देखिए दोस्तों, यहां पर जल का आयतन बताना है। देखिए टंकी की जो क्षमता होगी वही जल का आयतन होगा। क्या होगा, लिखेंगे टंकी की क्षमता, टंकी की क्षमता बराबर जल का आयतन, जल का आयतन। देखिए दोस्तों, जितनी क्षमता होगी वही उतना आयतन होगा। टंकी की क्षमता क्या है, लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 2.4 है, गहराई इतना है, तो क्या करेंगे, लंबाई लिखेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई बराबर क्या हो जाएगा, जल के आयतन के बराबर हो जाएगा। इसका गुणा करके लिखिए कितना होता है, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12 2 14, 14.4 मीटर क्यूब। ये जो है टंकी की क्षमता है और ये पूरे जल का आयतन भी यही है 14.4। ठीक है, लेकिन आपको बताना है आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन। तो आधी का मतलब इसका आधा कर देंगे, इसमें हम 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 7 14, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 2 दूनी 4, 7.2 मीटर क्यूब आपका यहां पर आंसर हो गया। यहां पर डी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। ये 7.2 मीटर क्यूब दोस्तों ये आधी भरी हुई टंकी में जल का आयतन है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। देखिए दोस्तों, यहां पर लिखेंगे माना कोण बराबर क्या है, माना कोण बराबर यक्स है। यहां पर लिखा है दोस्तों कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटि पूरक के बराबर है। मतलब कोण जो है यह कोटि पूरक के बराबर है, तो लिखेंगे कोटि पूरक कोण भी क्या लिखेंगे, कोटि पूरक कोण बराबर यक्स, इसे भी लिखेंगे क्योंकि कह रहा है दोनों बराबर होना चाहिए। अगर आपने कोण यक्स माना है तो कोटि पूरक कोण भी यक्स होना चाहिए। अब आपको सॉल्व करना है, यहां पर कोण क्या है, यक्स का मान क्या है, यही आपको ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, कोटि पूरक कोण जो होता है उनका योग होता है 90 अंश। तो यहां पर क्या लिखेंगे, यक्स प्लस यक्स बराबर 90 लिखेंगे। ठीक है, कोण यक्स लिखेंगे और कोटि पूरक कोण क्या है, यक्स है, इसको लिखेंगे बराबर 90 लिखेंगे क्योंकि इनका मान 90 होता है योग। ठीक है, तो यक्स यक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x बराबर 90 और यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 का 90 में भाग हो जाएगा तो 45 हो जाएगा। तो यक्स का मान क्या हो गया, 45 हो गया। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। ध्यान से आप लोग वीडियो अच्छे से देखते हुए चलिए। वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में एक बार इसे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 13 15 11 यक्स 8 और 7 का औसत 12 है, तो यक्स का मान क्या है आपको बताना है। देखिए दोस्तों, औसत वाला सवाल है, यह भी प्रश्न जरूर पूछा जाता है सभी एग्जाम में, जिसमें भी गणित पूछा जाता है इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, औसत का एक सूत्र होता है, याद रखिएगा। औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग पहले लिखेंगे, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या,
क्या होता है? कुल संख्या होता है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, इसी सूत्र पर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर औसत दिया है 12, तो औसत के स्थान पे 12 लिखेंगे। कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग करिए। 16 + 13 + 15 + 11 + x + 8 + 7, ये कुल संख्याओं का योग हो गया बटा कुल संख्या। कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। 12 का 7 में गुणा करेंगे, 12 सते 84, यहां हम 84 लिखेंगे बराबर। अब इनको आपस में जोड़ेंगे। देखिए 16 13 15 11 8 7, इनको आपस में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस x है तो लिखेंगे प्लस x, 70 + x हो गया। अब क्या करेंगे? 75 कर लेंगे। 84 - 70 बराबर x, यहाँ 70 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 84 में 70 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 बराबर x, मतलब कि x का मान क्या हो गया? 14 हो गया। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। तो इस प्रकार के सवाल दोस्तों ऐसे ही लगते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।